हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में ये मेरा शायद 8वां क्लास होगा हमारा। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, जो हम ज्योग्राफी मैंने ऊपर लिख दे रहा हूँ, ज्योग्राफी हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं, ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एंड पीएससी, ये क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। पूरा सिलेबस हम लोग को पढ़ना, कवर करना है। तो इसमें ये क्लास 8वां क्लास होगा। टोटल ज्योग्राफी का 8वां क्लास होगा। आप प्लेलिस्ट में नहीं देखे तो जाके देखिए। जबकि हम लोगों ने इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ लिया था 5-6 क्लास में। उसको 7वां क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में हम लोग अब अध्ययन करने जा रहे हैं। जिसमें एक क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था वो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का इंट्रो देख लिया था। इंट्रो के साथ साथ उसको जानने हेतु तो कुछ स्रोत हैं, उनमें से जानने तो स्रोतों में एक अप्रत्यक्ष स्रोत था, एक प्रत्यक्ष, उनमें से हम लोगों ने प्रत्यक्ष को देख लिया था। और आज हम देख रहे हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जो हम लोग जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में, उसको देखेंगे। दोस्तों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो है अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों एवं उल्कापिंडों के अध्ययन के आधार पे जो हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है प्रत्यक्ष कारण में भी आता है और अप्रत्यक्ष कारण में भी आता है। तो प्रत्यक्ष कारण में मैंने इसका चर्चा किया हुआ है, इसलिए ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में आता है कि कुछ ग्रह है जहां पे हम लोग जाके अध्ययन कर चुके हैं, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष में रखेंगे, जबकि जहां पे अभी नहीं पहुंच पाए हैं उसको अप्रत्यक्ष में रखा जाता है। तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले वीडियो मैंने बता दिया आपको। अप्रत्यक्ष विधि में अप्रत्यक्ष प्रमाण जो है, इसमें हम लोग को 3 चीजें पढ़नी है। घनत्व पर आधारित प्रमाण, घनत्व पर आधारित प्रमाण पहला है, और दूसरा है ताप पर आधारित प्रमाण, तीसरा है दाब पर आधारित प्रमाण। इन तीनों आधारों पर हम लोग पृथ्वी का आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा सबसे पहले हम स्टार्ट करें? घनत्व पर आधारित प्रमाण। ये तीनों ज्यादा कुछ है नहीं, आप देख इतना लिखा हुआ, बस इसको थोड़ा सा समझना है, डिटेल में जाके समझना है बस। तो इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, 1 मिनट। सॉरी, डस्टर थोड़ा दूर था मेरे से, मतलब मिटाने वाला कपड़ा जो था, इसीलिए 1 मिनट। अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं अध्ययन करने कौन सा? घनत्व पर आधारित प्रमाण। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर होता है, ये मैंने अप्रत्यक्ष कारण किस में पढ़ रहे हैं ये हमने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। आप इसको जब नोट्स बनाइए तो टॉपिक वाइज बनाइएगा। जैसे कि हम लोग अभी जो क्लास चला रहे हैं 8वीं क्लास है, 8वीं कक्षा है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें का जो है, इसका एक सॉफ्ट टॉपिक क्या है? अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो हम क्या थे दोस्तों? डी बराबर होता है, घनत्व बराबर डी बराबर होता है m/v, ठीक है, ये याद रखिएगा, डी बराबर m/v होता है। अब देखिए, ये मैंने लिखा हुआ इधर, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैं कल आपको एक चीज से परिचित कराया था पिछले वीडियो में। पृथ्वी का जो 3 भागों में मैंने बांट के आपको बताया था कि आपको याद होगा, तो मैंने ऐसे काट के निकाला था पृथ्वी के अंदर से, सॉरी, और इसमें ये ऊपर वाला क्रस्ट था, ये मेंटल था, और ये कोर था, ठीक है। तो अब देखिए, इसी को मैंने पृथ्वी की जो औसत घनत्व होती है वो 5.5 ग्राम पर cm³ होती है। ये पृथ्वी का पूरा औसत घनत्व है। औसत कहने का मतलब कहीं कम और कहीं ज्यादा है, तो हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। अब पृथ्वी, ये बात लिखिएगा, पृथ्वी का एवरेज घनत्व ये हम लोग पढ़ रहे हैं घनत्व पर आधारित प्रमाण के बारे में। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो क्या है? 5.5 ग्राम पर cm³, ठीक है।
तो ये पृथ्वी का औसत घनत्व हो गया। जबकि अभी देखिए 2.8 से 3 ग्राम पर सीएम क्यूब, ये किसका घनत्व है? ये है क्रस्ट का जो औसत घनत्व है, सब औसत घनत्व है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा, सारा का सारा क्या है? औसत घनत्व है, औसत घनत्व। तो ये क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट। ये क्या है? मेंटल, मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। ये मेंटल है और ये कोर है, कोर या क्रोड बोल सकते हैं आप, क्रोड ही लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में। तो क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? क्रस्ट का औसत घनत्व है 2.8 से 3 जीएम पर सीएम क्यूब, ठीक है। ये किसका? क्रस्ट का है। इसी तरह से मेंटल का औसत घनत्व जो है 3.5 से 4.2 ग्राम पर सीएम क्यूब है। ये किसका है? मेंटल का औसत घनत्व। ये सारा औसत घनत्व ही है, आप याद रखिएगा, ये सारा क्या है? औसत घनत्व है, ठीक है। इस तरह से क्रोड का या कोर का आप बोल सकते हैं, कोर का औसत घनत्व 5 से 11 या 13 जीएम पर सीएम क्यूब है। अब इसको कहीं कहीं ये भी दोस्तों मिल जाता है कि 11 से 13 भी मिल जाता है। फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि 5 से 11 या 13 होता है। आप 11 से 13 अगर कहीं मिले तो वो भी सही है ऑप्शन में, अगर वो रहे तो, लेकिन ज्यादा सटीक ये वाला है, ठीक है। तो आप ये जान गए कि पृथ्वी का जो घनत्व है, ये क्रस्ट का, मेंटल का और कोर का या क्रोड का, ये घनत्व कितना होता है? औसत घनत्व। अब औसत घनत्व, क्योंकि इसका भी जो जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, तो अपर क्रस्ट का घनत्व कुछ और है, लोअर क्रस्ट का कुछ और है। मेंटल में जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, इसमें भी अपर मेंटल का घनत्व कुछ और है। इसीलिए हम लोग क्या औसत, मेंटल का औसत घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रस्ट के औसत घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। कोर का जो इनर कोर और आउटर कोर होता है, तो ये दोनों का घनत्व अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या औसत घनत्व की बात कर रहे हैं। और संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 जीएम पर सीएम क्यूब, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये जान गए हम, अब देखते हैं कि घनत्व पर आधारित, ये चीजें बेसिक थी। अब देखते हैं घनत्व पर आधारित प्रमाण जो है क्या कहता है। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए कर रहा है घनत्व पर आधारित प्रमाण जो है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दूं। जैसे कि मैं कल बताया था आपको कि मैं जब भी ऐसा फिगर बनाऊं, आप समझिए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग से काट के इसको निकाला गया, पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है, तो मैं इतना काट के निकाल रहा हूं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो है इसको अब बांट दीजिए, ये हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है आप, और ये चीज आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का रेडियस कितना है, मतलब ये अगर सेंटर तक पृथ्वी को पहुंचना है तो हम लोग कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो 6370 किलोमीटर, ठीक है, 6370 किलोमीटर। बाद में हम लोग चीजें सबको बांट के पढ़ेंगे, कोर, मेंटल, ये किस चीज से बना है, किस चीज से, ये कौन सी अवस्था में है, सब चीजों को आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं घनत्व पर आधारित प्रमाण में ये बताया गया है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ये आप एरो का मतलब अगर ऊपर है तो इसका मतलब बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता है। अब इस बात को समझना होगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। तो आखिर क्यों बढ़ता है और किस सीमा तक बढ़ता है? अब देखिए इसको लेके दो मत है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। इसको लेके दो मत है। इससे पहले मैं 1 मिनट वीडियो देखना चाहूंगा कि रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस पे दो मत है। पहला मत तो ये कहता है कि पृथ्वी की सतह से जब हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मान लें कि ये सतह हो गया हमारा, ये सतह हो गया, और सतह से ऐसे ऐसे हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो चट्टानों की जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। चट्टानों की जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन होता है। और क्या जैसे जैसे हम नीचे की ओर सेंटर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के कारण समान रूप से क्या होता है, घनत्व बढ़ते चला जाता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? जैसे जैसे सतह से हम नीचे की ओर जाएंगे चट्टानों का रासायनिक संगठन उसमें परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे ये गहराई बढ़ता जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता जाएगा, और दाब बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ता जाएगा। यानी कि पहला मत, ये आप इस बातों को लिखिएगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, और गहराई के साथ साथ दाब में वृद्धि होती है, और दाब में वृद्धि के कारण घनत्व बढ़ जाता है। तो पहला मत के अनुसार ये होता है कि दाब जो है, दाब वो समानुपाती है किसके? घनत्व के। यानी कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ते चला जाता है। लेकिन दूसरा मत, इसी का दूसरा मत ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सतह से, सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ते हैं, चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन तो होता है, ये बात सही है, लेकिन दाब जो है वो समान रूप से नहीं बढ़ता। क्योंकि मान लें कि दूसरा मत ये बोलता है कि अगर मान लें किसी भी चीज का जो एक डेंसिटी बढ़ने का एक लिमिट होता है, जैसे मान लें कि अगर हम पेन को इसको दबाए तो हम अगर बहुत ज्यादा फोर्स से दबा रहे हैं तो एक समय आएगा जो अब इसका डेंसिटी, अब मान लीजिए चिपक जाएगा, चिपकने के बाद से इसका डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि जब उसके बाद से डेंसिटी आप कितना हो प्रेशर डाल दीजिए, इसका डेंसिटी बढ़ेगा नहीं। आप समझ रहे मेरी बातों को? जैसे कि आप इसको किसी भी कितना हो ज्यादा न्यूटन के फोर्स से आप लगाइए और एक समय आएगा, वो समय आएगा कि जब ये इसका घनत्व बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब अब इससे ज्यादा इसके घनत्व नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए दूसरा मत ये बोलता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सेंटर की ओर बढ़ते हैं, चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, लेकिन दाब जो है वो समान रूप से नहीं, घनत्व जो है वो समान रूप से नहीं बढ़ता, घनत्व जो असमान रूप से बढ़ता है, क्योंकि दाब जो समान रूप से नहीं लगेगा। तो ऊपरी चट्टान जो है सरफेस, जैसे कि ये सेंटर है, ये सरफेस है, तो ऊपरी चट्टान जो है, ऊपरी चट्टान हल्की होती है, ऊपरी चट्टान हल्की होती है, जबकि निचली चट्टान जो है वो भारी होती है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि दाब जो है ये समान रूप से घनत्व को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दाब जो है असमान रूप से, कहीं मतलब ज्यादा घनत्व बढ़ रहा है, कहीं कम घनत्व बढ़ रहा है, यानी घनत्व जो असमान रूप से, अगर हम नीचे जा रहे हैं सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरा मत ये बोलता है कि घनत्व जो है वो असमान रूप से घनत्व में वृद्धि हो रही है। जबकि पहला मत कह रहा है कि समान रूप से घनत्व में वृद्धि हो रही है, और दूसरा मत क्या बोल रहा है? असमान रूप से घनत्व में वृद्धि हो रही है। बस इतना ही है। अब देखिए, ये तो हो गया दूसरा। तीसरा मत जो है, तीसरा मत में भी थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें पहले जाननी होगी, जैसे ताप पर आधारित प्रमाण। आप इस बातों को समझ गए, मैं एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूं। घनत्व पर आधारित प्रमाण कहता है कि गहराई के साथ साथ घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे हम सेंटर से, सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ते हैं, गहराई बढ़ते चला जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। अब इसको लेकर दो मत है। पहला मत ये बोलता है कि हम जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ते हैं, क्या चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और दाब, गहराई के साथ साथ दाब बढ़ते चला जाता है, और दाब बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और ये दोनों समान रूप से बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है घनत्व वैसे वैसे बढ़ते चला जाता है। लेकिन दूसरा मत ये कहता है कि नहीं, एक सीमा आएगा जब आप कितना हो दाब बढ़ाइएगा, लेकिन घनत्व रुक जाएगा, घनत्व स्टेबल हो जाएगा, घनत्व उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए दाब तो बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं दाब भी बढ़ता है और रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है, चट्टानों के परिवर्तन भी होता है, लेकिन असमान रूप से, समान रूप से नहीं। बस इतना ही है इसमें। अब हम देखते हैं अगला। अगला से पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, तीसरा जो है ताप पर आधारित प्रमाण। ताप पर आधारित प्रमाण के लिए हम लोग देखिए एक फिगर बनाता हूं मैं छोटा सा, इसको भी मैं मिटा ही देता हूं। देखिए इसके लिए हम बनाते हैं, इसे अगर मान लीजिए कि ये है पृथ्वी की एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, तो ये बोलता है कि शुरू का जो 8 किलोमीटर है, मतलब हम इसे सरफेस से चलना प्रारंभ करें तो शुरू का 8 किलोमीटर जो है, इसमें लगभग 32 मीटर पे, कितने मीटर पे? 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। समझ पा रहे मेरी बातों को? शुरुआती 32 मीटर पे 1 मीटर तापमान 8 किलोमीटर तक, इसको आप 8 किलोमीटर मान लीजिए, तो 8 किलोमीटर तक पर 32 मीटर पे कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि अगर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है तो 1 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 8 किलोमीटर, जबकि अगर हम इससे ज्यादा जाते हैं, जैसे कि इससे 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, और हम 100 किलोमीटर का हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर जाते हैं, तो 100 किलोमीटर तो जो है वो एक किलोमीटर पे 1 km पे कितना डिग्री? तो 1 km पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। एक किलोमीटर पर 1 किलोमीटर हम अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? 12 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखिए 8 किलोमीटर तक पर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, जबकि 8 किलोमीटर के बाद से 100 किलोमीटर तक अगर हम अंदर जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब जब हम इतना डिस्टेंस तय करते हैं तो तापमान अत्यधिक हो जाता है, तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ की चट्टानें जो है,
यहाँ की चट्टाने यानी 100 किलोमीटर नीचे तक की जो चट्टाने हैं वो गर्म गलित अवस्था में पाया जाता है, गर्म गलित अवस्था में हो जाता है, गलित अवस्था। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब इसको देख सकते हैं ज्वालामुखीयता में। अब जो ज्वालामुखी होता है वो यहीं से लगभग निकलता है 100 किलोमीटर के नीचे, क्योंकि 100 किलोमीटर नीचे जाने पे तापमान जो अत्यधिक होता है और यहाँ की जो चट्टाने हैं वो गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए जो ज्वालामुखीयता है कि ज्वालामुखीयता की घटना यहीं से होती है। ज्वालामुखीयता याद रखिएगा यहीं से होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो चट्टाने हैं वो गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए इससे ज्यादा अगर हम 300 किलोमीटर जाएंगे, मतलब अब देखिए अब 300 किलोमीटर और अंदर जाएंगे, 300 किलोमीटर और अंदर हम जब जाएंगे तो पर 1 किलोमीटर पे 300 मीटर और अंदर हम जब जाएंगे तो 1 किलोमीटर पे कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी, तो 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। अब देखिए 100 किलोमीटर के पास 300 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो कितना, 1 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस। ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना है प्रिलिमिनरी के लिए और स्टेट पीसीएस का भी जो प्री एग्जाम होता है उसके लिए, साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये चीजें, क्योंकि ये फैक्ट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर पे कितना, 300 किलोमीटर अंदर हम जब जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इससे ज्यादा, अब इसके उपरांत जब हम नीचे जाएंगे, इसके उपरांत हम नीचे जाएंगे तो इसके उपरांत 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। बस इतना ही फैक्ट है इसमें। आप इस बात को याद रखिएगा, शुरू के 8 किलोमीटर तक। अब आप ये क्वेश्चन एक और भी उठ सकता है कि शुरू के 8 किलोमीटर तक तापमान में इतना ज्यादा वृद्धि क्यों होता है। तो शुरू के 8 किलोमीटर तक जानते हैं कि हम जो अभी तक पहुंचे हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो 12 किलोमीटर के आसपास तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इससे और सारा एलिमेंट हमको जो जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सब चीजें जो होती है, तो ये सब जो है ऊपरी भाग में ही पाया जाता है। और ये सब रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व के कारण ही इसका टेम्परेचर जो इतना हाई होता है। ठीक है, क्योंकि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब देखिए, तो तापमान पर आधारित जो प्रमाण है यही है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ते चला जाता है। लेकिन ऊपरी भाग में तापमान जो है, तापमान बढ़ने की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है और निचली भाग में अपेक्षाकृत कम होते चला जाता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का पाया जाना, ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय तत्वों का पाया जाना, यही है तापमान पर आधारित प्रमाण, और ज्यादा नहीं है। अब देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, पहले वाला में दाब की बात मैंने किया था, पहले वाला में जैसे घनत्व पर आधारित प्रमाण के बारे में जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या दाब के बारे में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पे हमने कभी दाब के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ताप पर आधारित प्रमाण में दाब के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, और इसी कमी को दूर करने के लिए क्या आया, दाब पर आधारित प्रमाण, तीसरा प्रमाण जो है इसी कमी को, क्योंकि इसमें जो ताप के बारे में बोला ही नहीं गया था। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और अगला में देखते हैं हम लोग दाब पर आधारित प्रमाण। दाब पर आधारित प्रमाण में भी देखिए क्या है, तो दाब पर आधारित प्रमाण ये कहता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे क्या, वैसे वैसे गहराई के साथ साथ दाब भी बढ़ जाता है, गहराई के साथ साथ दाब भी बढ़ जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों बोला जाता है, तो रीजन देखिए, रीजन ये है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि ताप पर आधारित प्रमाण में दाब की बात नहीं करी गई है, तो इसलिए क्या दाब पर आधारित प्रमाण को लाया गया। दाब पर आधारित प्रमाण में बोला गया है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या दाब में भी वृद्धि होती है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे गहराई बढ़ती है क्या होता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ तो दाब में भी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि होती है। और दाब में वृद्धि होने के परिणाम ये हो सकता है, दाब में वृद्धि होने का परिणाम ये हो सकता है कि चट्टानों की जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु वो बढ़ जाता है, चट्टानों का गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। ठीक है, गलनांक बिंदु क्या होता है, गलनांक बिंदु बढ़ जाता है, परिणाम ये हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग केवल कल्पना कर रहे हैं, बाकी सब हम लोग 12 किलोमीटर तक ही अंदर आए हैं, लेकिन अभी कल्पना के आधार पर हम लोग ये अनुमान कर लिए हैं कि हम बताएगा अभी आगे पढ़ेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो कि कौन से, जैसे कौन मेंटल है, क्रस्ट है, तो कोर का कौन सा भाग लिक्विड है, कोर का कौन सा भाग सॉलिड है। तो ऐसे में इसका एक अनुमान है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि और गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं
पृथ्वी की जो कोर है, कोर जो निचला हिस्सा है, कोर मैंने आपको बताया था अभी कोर क्या होता है। जैसे कि ये हो गया क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। तो इनर कोर यानी कि ये वाला भाग जो है वो क्या है, क्या ठोस अवस्था में है, यानी कि इसका गलनांक बिंदु बढ़ गया। दाब बढ़ने के साथ देखिए गहराई बढ़ा, गहराई बढ़, जैसे नीचे जा रहा है हम, गहराई बढ़ रहा है, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या गहराई बढ़ रहा है, गहराई के साथ साथ दाब में वृद्धि हो रहा है। दाब में वृद्धि के कारण क्या होता है, तो ये निचला हिस्सा जो है, इनर कोर जो है, इनर कोर किसमें, ठोस अवस्था में है। यही दाब पर आधारित प्रमाण यही बात बोलता है कि गहराई बढ़ने के साथ दाब में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि का गलनांक बिंदु बढ़ेगा और गलनांक बिंदु के कारण निचला हिस्सा जो होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग की आंतरिक संरचना जो होगी वो ठोस अवस्था में हो सकती है। और एग्जाम्पल में क्या है, पृथ्वी का कोर जो होता है, कोर का इनर कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। यही है अप्रत्यक्ष कारण में। अब इन दोनों कमियों को, जैसे प्रत्यक्ष कारण है, अप्रत्यक्ष कारण है, इन दोनों कमियों को दूर करते हुए तीसरा जो सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करेंगे, जो भूकंप शास्त्र पर आधारित है, वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। अभी इतना ही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण को हम लोगों ने देख लिया। ऐसे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था और जानने के स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देख लिया। अब अगला मेरा तीसरा था भूकंप शास्त्र पर आधारित, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित हम अगला देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां से हमारा जो असली जानने की प्रक्रिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा भाग लेके, तीसरा भाग लेके। ये दूसरा कक्षा था, तीसरा भाग लेके हम मिलते हैं अगले कक्षा में। तो थैंक यू।